Good morning, everyone. Welcome back to our online classes again. As we are continuing with our second lesson, that is agriculture of class 10th. In the next 2 or 3 periods, we are going to complete this lesson. Till the time we have already gone through different type of agriculture, what are the requirement of different crops, what are different agricultural seasons, what are the technological or institutional changes done by our government, what are the problems faced by the agriculture, Indian agriculture, and what are the steps taken by government to improve those conditions. Now, the next topic is food security. First, we must know the definition of food security. And in 9th standard, last lesson, food security was there, and we have gone through the definition. What was the definition? Accessibility, affordability, availability. हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, खाना हो भी, अवेलेबल भी हो, एसेसिबिलिटी, हर व्यक्ति तक पहुंचे भी। ऐसा नहीं आंध्र प्रदेश में उत्पादन हो रहा है, राजस्थान के व्यक्ति को जरूरत है तो आंध्र प्रदेश लेने कैसे जाएगा। अफोर्डेबिलिटी, वहां तक पहुंचे तो उस कीमत पर पहुंचे जिसको व्यक्ति खरीद भी पाए। तो फूड सिक्योरिटी क्या? खाद्य सुरक्षा। इसमें खाद्य सुरक्षा का मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक कम से कम खाना पहुंचे, यानी फूड क्रॉप्स वहां तक अवेलेबल हो। इट इज द बेसिक नेसेसिटी, ये हमारी आधारभूत जरूरत है। किसी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है, तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए। अब हमारे यहां इसमें क्या है, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन डिफरेंट स्टेट्स, स्पेशली द लेस इकोनॉमिक डेवलप्ड स्टेट्स आर फेसिंग मोर प्रॉब्लम। हमारे यहाँ डिसप्रोपोर्शनल है, डिसप्रोपोर्शनल गैर अनुपातिक, अनुपात नहीं एक जैसा बराबर हो, यानी 5% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं, 5% लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाना उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है पूरे देश में 5% ही हो। हमारे कुछ स्टेट तो ऐसे है जहां 50% तक पॉपुलेशन, अराउंड 50%, लगभग 50% ऐसे इसके पास खाना 2 टाइम का अवेलेबल नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां की 2 या 3% लोग होंगे जहां तक ऐसा खाना अवेलेबल ना हो, यानी फूड सिक्योरिटी जिनको न मिली हो। तो हमारे यहाँ स्टेट वाइज और खासकर वो स्टेट जो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हुए हैं उनमें प्रॉब्लम ज्यादा है फूड सिक्योरिटी। अब हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने इसको पूरा करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को टारगेट करने के लिए 2 चीजों पर फोकस किया। पहला पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और बफर स्टॉक। अब ये पीडीएस क्या है और बफर स्टॉक क्या है, फिर आप 9th क्लास में इसको भी वो पढ़ के आए। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की सरकार की वो व्यवस्था जिसके द्वारा लोगों तक खाना पहुंचाया जाए। बफर स्टॉक ए मिनिमम स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, स्पेशली व्हीट एंड राइस। लास्ट क्लास में पढ़ा था, मुख्य तौर पर व्हीट और राइस जो मुख्य खाने वाली फसलें हैं उनका एक स्टॉक प्रोक्योर्ड और केप्ट बाई एफसीआई, एफसीआई के द्वारा इसको रखा गया हो, और किस कीमत पर खरीदेगी, मिनिमम स्पॉट प्राइस के ऊपर। तो अब हमारी सरकार ने टारगेट किया पीडीएस और बफर स्टॉक के थ्रू कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या था, एक्सेसिबिलिटी, कि खाना पहुंचे प्रत्येक व्यक्ति तक। उसके लिए हमारे यहाँ पहले तो बफर स्टॉक बनाया गया सरकार के द्वारा, कि सरकार ने डिसाइड किया इतनी रिक्वायरमेंट हमारे फूड ग्रेन्स की है इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, और इसको उस कीमत के ऊपर लोगों तक पहुंचाया जाएगा अफोर्डेबिलिटी के साथ, यानी हर व्यक्ति खरीद पाए। और ये काम करेगा कौन? बफर स्टॉक तो सरकार ने बना दिया। बफर स्टॉक किसके पास रखा गया? एफसीआई के पास, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके गोदाम में अनाज रखा जाता है। उसके बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम क्या है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके द्वारा सरकार डिसाइड करती है उन कीमत के ऊपर जिसके ऊपर की लोग अफोर्ड कर पाए, उस कीमत पर उस अनाज को प्रोवाइड करा दिया जाए। अब इसमें डिफरेंस है, हमारे यहाँ इसके लिए 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। हमारे यहाँ इसके लिए लोगों को 2 कैटेगरी में बांट गया था, एपीएल और बीपीएल। यानी बीपीएल वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनको कि हमने गरीब माना कि बहुत ज्यादा गरीब है, उनके लिए रेट कम होते हैं। ये जब आप बाहर हमारे यहाँ उचित मूल्य की दुकान लिखी होती है, सरकारी राशन की दुकान भी लिखा होता है, उस पर इन लोगों को फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं तो सस्ती दरों पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। 2 रुपए केजी गेहूं, 3 रुपए केजी चावल, और दूसरे एपीएल के रेट्स अलग होते हैं। यानी हमने 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी, इसकी एपीएल और बीपीएल, उसके अनुसार प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि दीज आर नॉट परमानेंट, यानी हमारे यहाँ बहुत सारे डिजर्विंग
मैनी डिजर्विंग पुअर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन बीपीएल। बहुत सारी हमारी व्यवस्था ऐसी है, बहुत सारे बीपीएल के वो लोग जो डिजर्विंग है नहीं है इस लिस्ट में, और बहुत सारे एपीएल वो कई बार इस बीपीएल में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं देखो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में कि एक व्यक्ति अगर 32 रुपए पर डे कमाता है तो वो ही कैन सर्वाइव, गवर्नमेंट के अनुसार वो सर्वाइव कर सकता है, वो अपना गुजारा कर सकता है। यानी इसके अनुसार देखें तो 32 3 96 960 रुपए जो महीने के कमाता है एक व्यक्ति, तो अपना गुजारा कर सकता है। अब गवर्नमेंट ने मेजर मान लिया, अब कोई व्यक्ति मान लो इतने ही कमाता है या 1000 रुपए कमाता है, इसे 40 रुपए तो ज्यादा है, इसका तो बीपीएल तो नहीं रहा, बीपीएल से आगे निकल गया, वो बीपीएल में नहीं आया। लेकिन वो व्यक्ति या तो लेबर का काम करता था या फिर वो किसान है। अब अगर बाई चांस उस किसान की हमने एवरेज निकाली थी कितना उत्पादन होता है, उसके अनुसार इसकी इतनी एवरेज बन जाती है इनकम की, तो बीपीएल नहीं है। लेकिन एक फसल बर्बाद हो जाए, किसी कारणवश एक फसल न हो पूरी तरह से, आगे से नीचे वापिस बीपीएल में, तो हर बार गवर्नमेंट ऐसा नहीं 5 महीने हर फसल के बाद सर्वे कराती है, तो वो व्यक्ति जो डिजर्व करता था बीपीएल में आने के लिए वो एपीएल में शामिल कर दिया गया मिनिमम मेजरमेंट के अनुसार, लेकिन वो फिसल के नीचे आ गया फिर थोड़ी सी कमी की वजह से। अब उसी प्रकार बीपीएल में बहुत सारे लोग ऐसे जिनको शामिल ही नहीं किया गया था, तो हमारे इसमें भी अनसर्टेनिटीज हैं, हमारे फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं, इसको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब उसके बाद हमारे फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड कराने के लिए जब हमने एश्योरेंस दी किसानों को, एश्योरेंस कब कि हम किसान को ये गारंटी देंगे अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो आपको नुकसान नहीं होगा। आजकल आप देखते हो, पिछले साल आपने देखा होगा शुरुआत में अगर हमारे यहाँ प्याज की कीमत दिखे 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए केजी तक किसान से बिका प्याज, क्यों? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था। वो कुछ एक लोगों को तो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा रोड पर डालने पड़े, क्योंकि लागत ही पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया, इतना प्रोडक्शन हुआ जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। और मार्केट में सारा प्रोडक्शन एक साथ आता है और मोर सप्लाई मींस देयर इज ए डाउनफॉल इन द डिमांड, उसकी कीमत कम हो जाएगी, उसका नुकसान उठाना था। अब किसान गेहूं और चावल क्यों उगाए अगर उसको लागत पूरी नहीं हुई तो? इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गारंटी दी कि प्रोडक्शन कितना ही हो, अगर कोई नहीं खरीदेगा हम खरीदेंगे, उसको बोल दिया उन्होंने एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार हर फसल के पहले यानी बिजाई से पहले डिक्लेयर करती है एक क्विंटल का कितना पैसा देंगे। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो गेहूं के लिए 1925 कर दिया गया कि 1925 रुपए गवर्नमेंट ने गारंटी दी कि अगर कोई नहीं खरीदेगा इस कीमत पर तो सरकार खरीदेगी गेहूं को। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस था इस सीजन, जो पिछला सीजन गया इसका। तो इसमें क्या हो गया, गारंटी मिल गई किसान को कि हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो भी बिकेगा। दूसरा, सरकार ने सब्सिडीज दे दी। सब्सिडीज किस पर दी? केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूरिया डीएपी जो डालते हैं उसके अंदर दे दी। अब ये सब्सिडी होती क्या है? द डिफरेंस ऑफ एक्चुअल प्राइस एंड द प्राइस ऑन विच द प्रोडक्ट इज सप्लाइड, वास्तविक कीमत और उस कीमत का अंदर इसके ऊपर सामान दे दिया गया। अब समझे इसको एग्जांपल से, मान लो एक यूरिया की कीमत है 1000 रुपए, एक कट्टा जहां 50 केजी का आता है उसकी कीमत है 1000 रुपए, RS 1000। अब इसमें क्या किया गया, किसान को गारंटी दी गई, सरकार ने प्रोवाइड कराया कि किसान को मिलेगा 800 रुपए में। तो जो दुकानदार है जहां से वो खरीदेगा वो 1000 की बजाय 800 में देगा, 200 रुपए का नुकसान क्यों उठाएगा? तो सरकार ने बोला ये 800 में आप किसान को, 200 रुपए सब्सिडी कौन देगा? 200 रुपए कौन पे करेगा? सरकार पे करेगी। यानी किसान को सब्सिडी मिल गई, 200 रुपए की छूट मिल गई, इसको अपनी कीमत मिल गई। और सब्सिडी दी किसने? सरकार ने। सरकार ने छूट दे दी कि जो वास्तविक कीमत है उससे कम कीमत पर मिलेगा किसान को। यानी सरकार ने वो खर्चा वहन कर लिया, इतना खर्चा कि सरकार ने वहन क्यों कर लिया? किसान की लागत कम हो जाए, वो प्रोडक्शन करे उसके लिए। तो सरकार ने इसके ऊपर सब्सिडी दी, किसके ऊपर? केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। उसके अलावा आप देखोगे आपके घरों के जो बिल आते हैं और जो ट्यूबवेल्स किसान के उनके बिल में अंतर होता है, उसके रेट कम होते हैं, तो उसके लिए तो सरकार ने पानी, बिजली, उसके साथ साथ खाद बीज के ऊपर सब्सिडी दी। अब इसका देखो कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ? जैसे ही सब्सिडी दे दी गई और एमएसपी डिक्लेयर कर दी गई, एमएसपी सब फसलों की डिक्लेयर नहीं की गई। महत्वपूर्ण वो फसलें जो ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, खासकर खाने पीने संबंधी फसलें, जिनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको एमएसपी डिक्लेयर कर दी गई। अब किसानों ने केवल वही फसलें उगाना शुरू कर दी जिसकी सरकार ने गारंटी दे दी कीमत की, बाकी फसलें बंद कर दिया, कम कर दी गई। इससे क्या हमारा क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टर्ब यानी
हमारे यहाँ प्रोडक्शन की बात करें तो राइस और व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बाकी फसलों से लोगों ने यही उगानी शुरू कर दी। बाकी हमारे यहाँ दालें पल्सीज हैं, उसका प्रोडक्शन कम होता है तो उसको बंद कर दिया गया, कम कर दिया गया, जिससे कि हमारे यहाँ इस जो रिक्वायरमेंट सारी जो की उसमें केवल प्रोडक्शन इसका तो बढ़ता चला गया। ये तो आजकल हमारे यहाँ इट इज रोटन इन द स्टोर्स, हमारे से एक बार सड़ता है, बाकी दालें हमें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं। तो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। क्यों? सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर किया, एमएसपी जो बेनिफिट मिला किसान को उसका फायदा उठाया, उसने वही फसलें उगाई जिस पर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था। दूसरा, जैसे ही सब्सिडी दी उन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया। अब ट्यूबवेल के ऊपर पंजाब में किसानों का बिल माफ कर दिया गया कि ट्यूबवेल अगर आप चलाएं खेती के लिए किसानों को कोई बिल पेमेंट नहीं करना है। तो उन्होंने क्या किया? ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एंड द ग्राउंड वाटर लेवल डिक्लाइन। तो पानी का जो लेवल था कम होता चला गया। दूसरी परेशानी क्या आई? वाटर लॉजिंग। पानी जितना ज्यादा इस्तेमाल करते थे राइस के वगैरह के लिए तो जगह जगह पानी भरना शुरू हो गया। उसके साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी दी थी वो ज्यादा इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड सैलिनिटी। ऊपर एक व्हाइट कलर की नमकीन लेयर सी आई, इसने फर्टिलिटी को खराब कर दिया। उसके अलावा जब इनका एक्सेसिव यूज किया गया केमिकल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का, तो माइक्रो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर हेल्पफुल इन द क्रॉप्स वो ज्यादातर खत्म होते चले गए और फर्टिलिटी खत्म होती चली गई। तो इसके नुकसान भी हुए जो हमने सब्सिडी और एमएसपी डिक्लेयर की थी। अब उसके बाद एक और चीज कि हमारे यहाँ धीरे धीरे किसानों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। किधर शिफ्ट करना शुरू कर दिया? जो हमारे पास खाने पीने के लिए फसलें थी, जो अनाज थे राइस और व्हीट, उसकी बजाय हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फ्लावर्स, उनकी फसलों के ऊपर। और दूसरा, द क्रॉप्स विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्रीज में काम आता हो। जैसे अगर कॉटन की बात करें, कॉटन क्लॉथ, कॉटन का कॉटन टेक्सटाइल के लिए, तो उन फसलों की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इससे हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू हैव द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो हो सकता है हमारे पास जो खाने पीने के अनाज की जरूरत है वो कम हो, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा रह जाए, प्रोडक्शन ना हो, क्योंकि किसानों ने शिफ्ट कर दिया। दूसरा, हमारे पास लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, देन वी रिक्वायर द लैंड फॉर इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर आवर हाउस। हमें घर बनाने की जमीन चाहिए, तो हमारे पास जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लगातार कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारे सामने। अब इसका एक जो हमारे इतना सारा पीडीएस बफर स्टॉक के लिए एमएसपी सब्सिडी डिक्लेयर की, इसका एक बेनिफिट नुकसान और क्या हुआ? छोटे किसान थे वो खेती से बाहर होते चले गए। क्यों? उनके ट्यूबवेल्स के पास, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि ट्यूबवेल्स की गहराई और बढ़ा ले। जबकि अमीर किसान थे वो फिर भी कंटिन्यू रख सकते थे, क्योंकि बिल कम करने की वजह से, माफ करने की वजह से उन्होंने ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया। जो हमारे पास एक्विफायर्स हैं, जो हमारे पास पानी के सोर्सेज है, नीचे खत्म होते चले गए। तो जो छोटे किसान थे उनको सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा इस चीज का। अब हमारे यहाँ इसके लिए जरूरत है कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाए इसमें सस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट, जिसको हमने बोला सतत विकास कंटिन्यू है, जो फ्यूचर जनरेशन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज न करे, इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचाए, यानी हमारे सोइल फर्टिलिटी को नुकसान न पहुंचाए। और गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक को सेल्फ सफिशिएंट बना सकती है प्रोडक्शन में, बाय प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा मार्केट की, अच्छी हमारे पास सब्सिडीज के साथ इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ाए, यानी जो लैंड हमारी खाली पड़ी है उसके साथ सुविधाएं बढ़ाए, और उन लोगों को प्रोत्साहित करे अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड एंड द सोइल टाइप दे आर सपोज्ड टू ग्रो द क्रॉप्स व्हिच आर बेस्ट सुटेबल, कि उस मिट्टी के अनुसार कौन सी फसल ज्यादा हो सकती है उसी का उत्पादन करने के लिए उनको प्रोत्साहित करे। यानी ये नहीं कि वो डाइवर्स करे उसको कि और बदले उसके लिए। तो सरकार को इन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। In the next class, we are going to continue about the impact of globalization on Indian agriculture. कि हमारे यहाँ जो वैश्वीकरण हुआ, इतना सारा हमारे बाकी वर्ल्ड से जुड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा, उसका हमारी खेती के ऊपर क्या असर पड़ा। Till that time, if you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.